कोई एक एज ग्रुप है जिसके टाइम पे आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए? The cutoff age is 35 years. So any pregnancy which is planned after 35 years comes into high risk pregnancy by itself. पीसीओडी को कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम या डिजीज़ ये कोई बीमारी नहीं है। फॉर पीसीओडी पर्टिकुलरली कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज चाहे वो थिन हो या ओबीज हो, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में हेल्दी डाइट। स्ट्रेस इज हाउ मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड। पीसीओडी ऐसी चीज़ है जो कई बार फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि पीसीओडी कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे डिटेक्ट किया जाता है। सबसे कॉमन होता है कि डिलेड साइकिल्स का आना। कैंसरस सिचुएशंस भी होती हैं। सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी हाउ टू मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन इतना इश्यू हो जाता है कि ओवर हाइजीन पे बात आ जाती है। विटामिन डी की कमी से भी डिप्रेसिव थॉट्स और मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। यस, सो विटामिन डी नाउअडेज इज इंटर रिलेटेड टू मेनी प्रॉब्लम्स। Communities and countries and ultimately the world are only as strong as the health of their women. फीमेल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो किसी और को जानने की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़रूरी है कि आप खुद उसे जानें। मेनोपॉज फेज, इनफर्टिलिटी, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क पीसीओडी सिम्टम्स, ये सारे बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं। और इन सब की जानकारी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई एक्सपर्ट हमें खुद ये चीज़ के बारे में बताए। तो ऐसी ही एक हस्ती डॉक्टर निधि नागर, a gynecologist. She is a specialized laparoscopic surgeon, high risk pregnancies and infertility जैसे complex situations को deal करती हैं। She has been awarded for an amazing work in the field of women healthcare by then CM शिवराज सिंह चौहान in 2022. Along with that, नव दुनिया की तरफ से नायका अवार्ड एज अ राइजिंग स्टार इन 2023 भी इनको मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो मैम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ आपके मुंह से व्यूअर्स को पता चले व्हाट इज योर जर्नी एंड व्हाई हैव यू चोजन सच फील्ड? So from childhood, my dream was to become a doctor, and I got motivated from my friend's father who was doctor, and मैं वहाँ उसके घर खेलने जाती थी। तो मैं देखती थी कि उसके घर में पेशेंट्स आ रहे हैं और उसके फादर जो है क्लिनिक में बैठे हुए हैं, और फिर मुझसे कुछ ऐसे चैलेंजिंग कुछ केसेस डिस्कस करती थी कि ऐसे एक पेशेंट आया था और मेरे पापा ने उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया एंड इज़ फाइन, और ये गिफ्ट लेकर आया था। तो इससे मुझे एक स्पार्क तभी मुझे मिल गया था कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। दूसरा, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था उस वक्त, तो सब इंजीनियरिंग फील्ड में थे, तो फिर घर से भी एक था कि नहीं, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये रीज़न था मेनली। मैम, आपकी जो फील्ड है गायनेकोलॉजी, और ख़ास करके बीइंग ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन और उसके साथ साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज डील करना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं कई बार। सो व्हाई हैव यू चोजन ऐसी ही फील्ड जिसमें सर्जरीज और इतने हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और इन सब से रिलेटेड इश्यूज आपको डील करने पड़ते हैं? जब मैं MBBS कर रही थी तो जो डिसेक्शन पार्ट होता है वो मेरा फेवरेट था, एनाटमी, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो तब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि जब हम ये डिजीज़ेस होती हैं और कुछ सर्जिकल जब हम करके उस डिज़ीज़ को निकालते हैं और जब पेशेंट को पेन फ्री करते हैं, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे सर्जिकल साइड में जाना है। उसमें क्योंकि पेशेंस और एक कामनेस चाहिए होती है, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत पेशेंट हूँ, मैं बहुत देर तक किसी काम में जब घुसती हूँ तो मैं करती रहती हूँ। तो वो मुझे ऐसे नेचर में मुझे सूट किया कि मुझे हाँ, सर्जिकल साइड में ज़्यादा किक मिलेगी, उसमें मुझे ज़्यादा एडवेंचरस भी लगता है। तो मैंने सर्जरी वाला फील्ड चूज़ किया। तो गायनेकोलॉजी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मुझे महिला रोग विशेषज्ञ ही बनना था शुरू से। फिर उसमें मैंने देखा कि एडवांसमेंट हो रही है सर्जिकल फील्ड में, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक अब एक एडवांस फील्ड है, उसके साथ अब रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं। तो मुझे हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि मैं
सर्जिकल फील्ड में ही कुछ ऐसा नया करूं जो अपने शहर में नहीं है और मैं करूं और पेशेंट्स को लाभ दूं उस सुविधा का। तो इसी लिए मैंने लैप्रोस्कोपी फील्ड अपने समय में चूज़ किया। मैं ट्रेनिंग लेने गई अहमदाबाद और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आई और तब से मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कर रही हूँ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में, तो प्रेगनेंसी जब हाई रिस्क हो जाती है तो कई सारे हॉस्पिटल्स वो रेफ़र करते हैं हायर सेंटर। तो आजकल मैं बंसल हॉस्पिटल में हूँ, तो मोस्टली हम हाई रिस्क केसेस डील करने में हमें आते हैं। तो वो भी धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमको 2 जानों का टेंशन रहता है। एक तो जो गर्भवती महिला है उनकी जान और बेबी का, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हमेशा मुझे चैलेंजेस लेने का शौक रहा है, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ करी। मैम, व्यूअर्स के लिए मैं फिर से चाहूँगी कि आप एक बार एक्सप्लेन करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है, और जैसे उसके बाद आपने रोबोटिक ट्रीटमेंट्स भी कहा कि रोबोटिक सर्जरीज भी होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की होल सर्जरीज हम उसे लेमन भाषा में बोल सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही छोटे चीरे से हम बड़ी से बड़ी सर्जरीज कर सकते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि यूट्रस की फाइब्रॉइड्स होती हैं जो बहुत बड़ी साइज में होती हैं, यूट्राइन कैंसर्स होते हैं, और कुछ ओवेरियन ट्यूमर्स या ओवेरियन जो कंडीशंस होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी होती है। तो इन सब का ट्रीटमेंट एक की होल मतलब बहुत ही छोटे इंसिजन से हम वो सर्जरी पूरी तरीके से कंप्लीट वे में उसको परफॉर्म करते हैं, जिससे कि बाद में जो पेशेंट है उसकी रिकवरी फास्ट होती है, उसको पोस्ट ऑप जो दर्द होता है वो कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। तो ये सब उसके फ़ायदे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज़, जिसमें कि लंबा चीरा लगता है, जिसमें पेशेंट को रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो ये सब ड्रॉबैक्स रहते हैं ओपन सर्जरी के, जो कि लैप्रोस्कोपी में नहीं है। और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल। You were telling us about robotic treatments as well. So robotic surgeries is a kind of a keyhole surgery where the surgery is performed through a channel of a robotic system. Okay. Which is operated by a surgeon. सर्जन उसे ऑपरेट कर रहा है, और ये इसमें और अच्छे तरीके से हम सर्जरी को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं वो 360 डिग्री मूव कर जाते हैं। तो टेक्निकली इट इज़ मोर सेफ फॉर द पेशेंट एंड इट कॉजेज मोर क्लियरेंस ऑफ द डिजीज़। वो डिजीज़ के हम तह तक पहुंचकर, और जो ऐसी जो स्पेसेस जहाँ पर हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ हम रोबोटिक सर्जरी के थ्रू पहुंचकर डिजीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। वंडरफुल मैम, अगेन ये आपकी जो फील्ड है बहुत ही चैलेंजिंग है। सो आई वुड वांट टू आस्क कि इस ड्यूरेशन में जब आप इस फील्ड में एंटर हुए थे, व्हाट वाज द मेजर चैलेंज दैट यू ओवरकेम? यस, सो सबसे मेजर चैलेंज तो मेरा वो डिसीजन था जब मैं ये सीखने गई थी। तब मेरी बेटी 2 साल की जस्ट थी और मुझे उसको छोड़कर जाना था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे वो लगा। उसको मैं अपनी मदर इन लॉ और मेरी मदर, जो दोनों यहाँ 2 मेरे बिगेस्ट सपोर्ट हैं, तो उनके पास छोड़ कर गई। तो मुझे शुरू में तो बहुत फील हो रहा था, फिर मैं अपने काम में लग गई। तो वो एक बिगेस्ट चैलेंज था जो मैंने ओवरकम किया। उसके बाद हाँ, सर्जिकल चैलेंजेस तो आते रहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो आती हैं, तो उसमें जब आप थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं, मगर जब आपका आउटकम बहुत अच्छा आता है तो इट गिव्स यू किक। तो वो हमेशा मोटिवेट करता है कि हाँ, चैलेंजेस आते रहने चाहिए लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ते हैं। वंडरफुली सेड। मैम, हम जब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात करते हैं, देन डू यू डिक्लेयर दैट दिस काइंड ऑफ प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अगर हम बात करें तो लगभग 49.4%, लगभग आधी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क कहलाती। प्रेगनेंसी एज सच इज़ नॉट अ डिजीज, सो इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज विच इज़ अकरिंग। ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, मगर जब ये कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है कुछ बीमारियों के होने से, जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, या फिर आपको डायबिटीज़ हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर आपको मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या फिर आपकी एज एल्डर एज ग्रुप में, जैसे आजकल बहुत कॉमनली बहुत लेट प्रेगनेंसीज प्लान की जाती है, और कुछ हार्ट डिजीज़ेज और मल्टीपल प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर प्लेजेंटा जो है लो लाइंग है, या फिर प्लेजेंटा जो है उसकी जो ब्लड सप्लाई बच्चे को नहीं पहुंच पा रही है, जिससे बच्चा की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। तो ये सारी अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में काउंट करते हैं। ओके
मैम जैसे हमने सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लोग वर्कआउट और ये सारी चीज़ें करना बंद ही कर देते हैं, और आपने जैसे कहा कि 49.4% प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क, तो कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में आप बताइए जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एक लड़की को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, और मेरे हिसाब से हर प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए। देयर शुड बी नथिंग लाइक अनप्लान्ड और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले ही आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। कुछ अपने रूटीन बेसिक ब्लड टेस्ट जो आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा वो करवानी चाहिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर केस, क्योंकि हर किसी का केस डिफरेंट रहता है। तो वो आप फॉलो करिए। और ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ ओवर वर्क कर लिया तो उसकी वजह से आपकी जो है प्रेगनेंसी लॉस हो गया है। ये बहुत बड़ा मिथ है महिलाओं के बीच में कि हमने ज़्यादा काम कर लिया, हमने सीढ़ी चढ़ ली, हमने भारी सामान उठा लिया तो इसकी वजह से हमारा प्रेगनेंसी लॉस हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कई सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेरेना विलियम्स जिसने अपनी 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में विंबलडन जीता था। तो प्रेगनेंसी में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप भारी सामान नहीं उठा सकते हैं, वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। एक्चुअली जैसे आउट ऑफ इंडिया तो फीमेल ज़्यादा वर्कआउट करने लगती है, मैंने देखा है कि पीपल आर मोर एक्टिव आउट देयर। और इंडिया में एक बड़ा टैबू है कि प्रेगनेंसी में बहुत मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, यू शुड टेक रेस्ट एंड एवरीथिंग। नहीं, तो ये दिस इज़ अ टैबू, दिस इज़ अ मिथ विच शुड बी क्लियर्ड ऑफ। और हेल्दी, जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल और जितने आप एक्टिव रहेंगे प्रेगनेंसी में, आपके नॉर्मल डिलीवरीज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ओबेसिटी की वजह से शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये रिस्क आप कम कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे आपने कहा कि कई बार लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो व्हाट इज़ लेट फॉर यू? मतलब कोई एक एज ग्रुप है जिसके टाइम पे आपको तब तक प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए? हाँ, सो द कट ऑफ एज इज 35 years. Okay. So any pregnancy which is planned after 35 years comes into high risk pregnancy by itself. Okay. तो 35 के बियॉन्ड जो प्रेगनेंसी तो खुद हाई रिस्क हो जाती है फॉर मदर, कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना और मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट फॉर बेबीज साइड ऑल्सो द चांसेस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द बेबीज इंक्रीजेस। Okay. डाउन सिंड्रोम जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, जो सब नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं मेंटली चैलेंज्ड, तो वो ट्राइजोमी 21 जो डाउन सिंड्रोम, और ऐसे कई सारे सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम और कई सारी जेनेटिक इश्यूज बच्चे में आने के चांसेस रहते हैं अगर प्रेगनेंसी 35 इयर्स के बाद प्लान की जाए तो। ओके, तो मैम ये एज क्या डेफिशिएंट फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए भी? ये फीमेल्स के लिए है, क्योंकि फीमेल्स में 35 इयर्स के बाद में एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो बैड क्वालिटी एग हम बोल सकते हैं कि वो ओव्यूलेट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आए। मेल्स में ये एज ज़्यादा है, मतलब 40s के बाद भी मेल्स आर इक्वली पोटेंट टू कंसीव। और मगर महिलाओं की एज ज़्यादा मैटर करती है टू कॉज ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द बेबीज। ओके, so ma'am, when we talk about infertility treatments, what are those and कैसे कोई चूज़ करे जब हमको पता है कि हाँ कुछ इश्यूज आ रहे हैं? जैसे कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार वी आर ट्राइंग एंड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ये बहुत कॉमन मैंने अपने आसपास भी सुना है। तो उस टाइम पे कैसे डॉक्टर्स के साथ अप्रोच करके वी शुड टेक सच ट्रीटमेंट्स? जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो बिफोर यू प्लान टू कंसीव यू शुड रीच टू अ डॉक्टर। तो वो आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके, जैसे रुबेला वैक्सीन, तो जो प्लानिंग कपल्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको रुबेला वैक्सीन लगवाते हैं जिनको ज़रूरत है। तो एक रुबेला IgG रुबेला करके एक टेस्ट होता है जो हम हर पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि रुबेला का इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है तो वो रिकरेंट मिसकैरेजेस और उसकी वजह से अबॉर्शन और कुछ मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज़ फीटस में आती हैं। तो ऐसे कपल को हम पहले ही रुबेला की वैक्सीन लगा देते हैं जो कि नेगेटिव है। ओके, तो ये सारी टेस्टिंग पहले हो जानी चाहिए। तो प्लान्ड प्रेगनेंसीज होनी चाहिए। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कई महीनों से और अगर आपको मिसकैरेजेस की हिस्ट्री, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जो मिसकैरेजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ही होते हैं। जो अर्ली मिसकैरेजेस हैं जो शुरू के 3 महीने में हो रहे हैं, तो उसमें आपके डॉक्टर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और सबका केस अलग होता है, मतलब हर महिला की शारीरिक बनावट, उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट रहती है। तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे और
उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेगनेंसी प्लान करने का आपको बोलेंगे। अब इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब 1 साल तक कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब हम इन्वेस्टिगेशंस में आगे बढ़ते हैं। मगर आजकल बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस एंड लेट प्लानिंग्स, 30s और लेट 30s में प्रेगनेंसी प्लान की जाती है, तो उन केसेस में हम इन्वेस्टिगेशंस थोड़ा सा जल्दी ही एडवाइस कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमको एग की क्वालिटी, एग की क्वांटिटीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार कुछ मल्टीपल डिजीज़ेस से पेशेंट्स परेशान रहते हैं, जैसे प्री एग्जिस्टिंग कुछ डायबिटीज़ या थायराइड, अगर ऐसे इश्यूज़ हैं तो वो पहले टेक केयर होना चाहिए और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो हेल्दी प्रेगनेंसी आएगी। ओके, सो मैम फॉर दी व्यूअर्स, एक बार अगर हम इस चीज़ को रैप अप करने के लिए, अगर कोई फीमेल ट्राई कर रही है टू गेट प्रेग्नेंट, व्हाट आर दोज लाइफस्टाइल चेंजेस जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि हेल्दी प्रेगनेंसी आने के लिए हेल्दी एग की ज़रूरत है। हेल्दी एग तब ही बनेगा जब आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में हम मरीज़ों को समझाते हैं कि आपका एक आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, BMI। तो वो एक परफेक्ट लेवल पे रहनी चाहिए। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस जो रेगुलर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या कोई क्लासेस ज्वाइन करें, आप घर पे भी सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल, तो एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव फ्राइड फूड, एक्सेसिव ग्लूटेन इंटेक इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड्स एंड कुकीज़ और केक्स, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करके फिर जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। और एक फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है जो कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइनल डिफेक्ट्स आने से रोकता है। तो एक वो विटामिन हम उनको पहले से ही लेने का बोलते हैं और उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ओके, फॉलिक एसिड्स वैसे भी रेगुलरली लोगों को लेना चाहिए आई गेस? रेगुलरली मतलब ये 3 months बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी वैसे लेना चाहिए। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया भी होता है, तो वो कुछ सर्टेन पर्टिकुलर केसेस में फॉलिक एसिड डॉक्टर एडवाइस करता है, बट कुछ भी विटामिन अपने मन से बहुत ज़्यादा समय तक भी नहीं लेना चाहिए। तो when it is only required then it should be taken। मैम PCOD आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जिसके बारे में आजकल आई गेस सभी बात कर रहे हैं, एवरी अदर वुमन इज हैविंग PCOD सिम्टम्स। सो क्या ये भी प्रेगनेंसी डिफाइन करता है कि आगे चल के प्रेगनेंसी में इश्यूज आते ही हैं, और PCOD को कैसे डील करना चाहिए? So polycystic ovaries are very common, मतलब every third girl she comes to my OPD with this problem। तो उसमें जो है अवेयरनेस की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम या डिजीज़ ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये एक चेंज है ओवेरियन या जो अंडाशय होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में। चेंज ये है कि उसमें जो एग्स रहते हैं वो सबके डिफाइंड एग्स भगवान उन्हें देकर भेजता है किसी भी गर्ल को। तो वो अगर संख्या में ज़्यादा है, उसकी वजह से ओवरी का वॉल्यूम, जो ओवरी का साइज है वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें एक्सेसिव अंडे हैं, एक्सेसिव एग्स हैं। तो उन एक्सेसिव एग्स की वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हो पाता है। ओव्यूलेशन मतलब हमें पता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, अंडा बन के वो फूटता है और वही अंडे से फिर प्रेगनेंसी आती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो 14 डेज के बाद में पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है ये नहीं होती है या लेट होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिलेड पीरियड्स विच इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इन PCOD देखा जाता है। तो अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ बॉडीली चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव एक्ने, तो चेहरे पर, पीठ पर, सीने पर, और वेट गेन और काला नेक का कालापन, ये सारी समस्याएं अनकंट्रोल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी केसेस में देखने को मिलती है। इसको हम सिंड्रोम या डिजीज़ तब बोलते हैं जब ये आपकी मेटाबॉलिक फंक्शन को भी अफेक्ट कर रही है, इन टर्म्स के इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो रही है, या फिर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तब ये डिजीज़ जो है वो डिजीज़ कहलाती है। तो उस वक्त हमको इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मगर अर्ली स्टेजेस में पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैम बहुत से मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो उनको ऑब्वियसली PCOD है, तो डॉक्टर्स हैव सजेस्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आयुर्वेदा स्टडी किया है, तो आई डोंट मतलब फॉलो दैट थिंग कि हम इतने सारे मेडिसिन लें, हार्मोनल पिल्स लें, बट डू यू सजेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स?
सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है कि इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। तो ये कई बार देने की ज़रूरत पड़ती है उन केसेस में जो कि रेजिस्टेंट हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बताना ज़रूरी है कि वी कैन नॉट क्योर पॉलीसिस्टिक ओवरीज बिकॉज इट इज़ अ डेवलपमेंटल और द मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्योर नहीं कर पाएंगे, हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट विच वी एडवाइस। कुछ ऐसे केसेस जिसमें कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो रही है, तो उन केसेस में कुछ समय के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जा सकती है। मगर यंग एज में जो कि 15, 16, 18, 21 ईयर्स की एज में हम ये देना अवॉइड करते हैं। हम तो सबसे पहले यही पेशेंट को समझाते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए और आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। मगर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इतना कि पेशेंट एनीमिक हो रही है, तब उन केसेस में कभी कभार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है, और वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 3 to 6 months ऑफ ड्यूरेशन के लिए दी जाती है और फिर विड्रॉ कर ली जाती है। ओके, सो मैम फॉर पीसीओडी पर्टिकुलरली कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? सो पीसीओडी 2 प्रकार की होती है। एक तो ओबीज पीसीओ जिसमें कि मोटापा भी साथ में रहता है, और एक थिन पीसीओ जो कि बहुत ये भी काफ़ी कॉमन है। तो लड़कियां थिन होती हैं मगर फिर भी उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो दोनों में ही हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीज पॉलीसिस्टिक ओवरी कंडीशंस में ही हम एक्सरसाइज या वेट प्रोडक्शन का बोलते हैं। इवन इन थिन पीसीओ वी एडवाइज देम टू डू एक्सरसाइजेज, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, विच इन टर्न कॉजेज योर हार्मोनल साइकिल टू बिकम नॉर्मल। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज चाहे वो थिन हो या ओबीज हो, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में हेल्दी डाइट, जिसमें कि हम शुगर इनटेक, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक और फ्राइड फूड और मैदे से और ग्लूटेन से बनी हुई चीज़ें जैसे ये केक्स, कुकीज़ एंड ब्रेड, ये सब अवॉइड करने का या कम करने का बोलते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ बहुत ही रेयर केसेस में जिसमें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव फेशियल हेयर है, या उनके हार्मोनल लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो गया है कि हमको मेडिसिन की ज़रूरत है, तभी हम उन केसेस में मेडिसिन एडवाइस करते हैं। ओके मैम, स्ट्रेस इज़ हाउ मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? So stress is directly related to your hormonal cycles. आपका एग्जाम आया, आपके साइकिल्स इरेगुलर हो गए, घर में कुछ स्ट्रेस हुआ, आपके हार्मोनल साइकिल इरेगुलर हो गए, सडन वेट फॉल हुआ तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो गए। तो ये स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल मिल्यू जो बॉडी का रहता है वो अफेक्ट होता है, विच इन टर्न इज रिफ्लेक्टेड इनटू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस थिंग। तो अब जो है स्ट्रेस को कम्बैट करने के लिए एक्सरसाइज अगेन हेल्प्स। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी आप एक्सरसाइज करिए, देखना आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। तो बिकॉज देयर इज रिलीज ऑफ सम हैप्पी हार्मोन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग में कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत रिलीज होता है, तो कॉर्टिसोल का भी डायरेक्ट रिलेशन है क्या पीसीओडी से? सो सी, ये जो सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स रहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम स्टेरॉइड्स। सो कॉर्टिसोल इज आल्सो वन ऑफ देम। सो यस, इट इज इंटर रिलेटेड टू योर ये ओवेरियन हार्मोन्स एज वेल। तो वो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर हार्मोनल साइकिल। सो यस, कॉर्टिसोल का भी उसमें एक रोल है। ओके मैम, अभी आपने कहा जैसे 30 to 80 ml एक रेगुलर ब्लीडिंग रेंज है। फीमेल टू फीमेल इट वेरीज कि कई बार लोगों को 2 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, कभी 6 दिन भी हो रहा है, 10 दिन भी होते हैं लोगों को। व्हाट इज़ द रेगुलर नॉर्मल्स? हाँ, रेंज। सो जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज बिटवीन 21 to 35 days। तो साइकिल में रेंज फ्रॉम 21 days, मतलब यू मे गेट योर रिपीटेड साइकिल आफ्टर 21 days और यू मे गेट इन 35 days। मगर अगर वो 21 days से पहले आ रही है या फिर 35 days से ज़्यादा टाइम हो गया और आपकी साइकिल्स नहीं आई हैं, तब हम उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। ओके, तब हमको उसमें वर्कअप करना ज़रूरी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। दूसरा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज़ है वो 2 से 7 दिन का होता है। तो किसी महिला में वो 2 दिन भी हो सकता है और किसी में 7 दिन भी हो सकता है। मगर अगर कोई महिला 7 दिन से ज़्यादा हो गया और ब्लीड कर रही है तो वो एबनॉर्मल है, या फिर सिर्फ आपका 1 दिन होके पीरियड्स रह जाते हैं तो वो भी एबनॉर्मल है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, फिर वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस देखकर फिर इसका कारण ढूंढ के निकालेंगे। मैम, हमने पीसीओडी की बात करी है, और पीसीओडी ऐसी चीज़ है जो कई बार फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि पीसीओडी कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं। समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है तो पीपल थिंक कि ये नॉर्मल है। तो कैसे डिटेक्ट किया जाता है?
तो पीसीओडी के जो मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें यही सबसे कॉमन होता है कि डिलेड साइकिल्स का आना। तो जब साइकिल्स डिलेड आती हैं तो क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग उन केस में डबल अप हो जाती है, वो जो अंदर की जो लाइनिंग जो बन रही है, जो शेड ऑफ होकर निकलनी है, वो ज़्यादा बन जाती है। तो उन केसेस में फिर पेन ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो अगर आपको ऐसी कुछ समस्या है जैसे कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, 2-2 महीने नहीं आ रहे हैं, या फिर ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चल रही है, या बहुत सिवियर पेन हो रहा है, तब आप पीसीओडी सस्पेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराएगा, तो अल्ट्रासाउंड में ही डायग्नोज फर्स्ट टाइम होता है कि हाँ आपकी ओवरीज उसमें बल्की दिखती हैं, साइज ज़्यादा दिखता है। बाकी जो मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट है कि डिस्मेनोरिया, जो कि बहुत कॉमन है फीमेल्स में, कि पीरियड में दर्द हो रहा है। तो एक दर्द तो हम नॉर्मल ही बोलते हैं कि हर महिला जो ओव्यूलेट करती है उनकी साइकिल थोड़ी बहुत पेनफुल रहती है। मगर अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आपको इंजेक्टेबल दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही, इंजेक्शंस लग रहे हैं, या फिर आपको 3 दिन तक लगातार दर्द हो रहा है, पीरियड आने से पहले ही आपको दर्द चालू हो गया और आपको कंटिन्यूसली पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं, तब इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कि एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन समस्या आजकल देखने को मिल रही है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें कि यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, ओवरीज में सिस्ट बनने लगते हैं, और ये एक फैलने वाली कंडीशन है जिसमें कि जो कि पेल्विक ऑर्गन्स रहते हैं, जो कि आपकी आंतें और इवन यूरेटर और ब्लैडर तक को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये समस्या सही समय पर डिटेक्ट होनी चाहिए ताकि इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल समस्या होती है। इसकी वजह से फिर आगे इनफर्टिलिटी भी होने लगती है। और एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसको कहते हैं कि एक्सेसरी कैविटेटरी यूटेराइन मैलफॉर्मेशन, मतलब कि जो आपका यूट्रस है वो कुछ एबनॉर्मल है, उसमें एक एबनॉर्मल कैविटी है जिसमें कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड बन रहा है मगर उसका कोई आउटफ्लो ट्रैक नहीं होता है। तो वो मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है मगर थोड़ा बहुत ब्लड एक उस कैविटी में इकट्ठा होता जाता है। और ये रेयर समस्या है, मगर ये हमको ऐसे ही समझ में आता है कि जब बहुत ही डिस्मेनोरिया के साथ कोई पेशेंट आया तो पता चला उसमें वो मैलफॉर्मेशन निकला। तो कोई भी समस्या जब हद से ज़्यादा हो जाती है जिसमें आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना और आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। मैम, when we talk about unintended pregnancies, आजकल की जनरेशन ऐसी है, अवेयरनेस इतनी है नहीं, बट आई फील कि फीमेल्स को खास करके ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए थ्रू डॉक्टर्स एंड थ्रू पीपल लाइक यू। तो young girls who have done some unintended pregnancy conditions, उनके लिए I would want you to tell the proper knowledge. So unintended pregnancies or unplanned pregnancies in young girls, they are rampant nowadays, I must say. तो अब इनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए है। तो जो हम गर्ल्स में, जब हम सेक्स एजुकेशन के थ्रू हम ये अवेयरनेस गर्ल्स में दे सकते हैं कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये उनको स्कूल लेवल से ही उनको पता चलना चाहिए। तो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेटर इन लाइफ समझ में आते हैं। जैसे कि कई बार इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के लिए जो गर्ल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, वो ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके वो MTP पिल्स मिल जाती हैं उनको और वो ले लेती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के अंदर, क्योंकि हमारा इंडिया में एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि अनमैरिड गर्ल्स की प्रेगनेंसी आ गई तो कुछ गुनाह हो गया, ऐसा नहीं है, मगर उनको एक प्रॉपर हेल्थ केयर का राइट है। तो दे कैन विदाउट एनी शाइनेस दे कैन विजिट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड गेट द प्रॉपर वे कि हाउ टू टेक दिस पिल्स एंड व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच हैज टू बी डन बिफोर टेकिंग पिल्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से सबसे पहले तो हमको ये लोकलाइज करना रहता है कि प्रेगनेंसी कहाँ है, क्योंकि कई बार ये फलोपियन ट्यूब में रहती है। तो नॉर्मल लोकेशन यूट्रस है, मगर अगर ये प्रेगनेंसी फलोपियन ट्यूब में है और आपने अपने मन से पिल्स खा ली तो ये फलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगी। दैट में लीड टू डेथ लाइक कंडीशन, मतलब उसमें इतना हेमरेज होता है अंदर और आपको पता भी नहीं चलता है वो ब्लीडिंग का, क्योंकि वो आपके अंदर एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है। एंड आई हैव सीन सच केसेस, द पेशेंट दे कम इन शॉक, और जब उनकी हिस्ट्री उनके पेरेंट्स या किसी फ्रेंड से ली जाती है तो हाँ ये MTP पिल्स इनटेक की हिस्ट्री निकल के सामने आती है। तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है इन केसेस में। दूसरा एक और बात ध्यान रखने की है कि उनका ब्लड ग्रुप, तो जैसे अगर कोई
RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जैसे B नेगेटिव, O नेगेटिव, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट ऐसी अपना पिल्स खा लिया, तो वो एक आइसोइम्यूनाइजेशन हो जाता है। अगर उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली है, तो उसको फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान करने में मिसकैरेजेस और एबनॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये उनको नहीं अवेयरनेस रहती है, तो जो कि होनी चाहिए, और उनको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाकर ही इस टाइप की पिल्स लेने चाहिए। तो ये मैं बिल्कुल इस माध्यम के थ्रू एडवाइस करना चाहूँगी यंग गर्ल्स और एडोलेसेंट गर्ल्स को कि दे शुड विजिट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। दूसरा, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको अवेयर करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसीज इतनी रिस्की नहीं होती जितना सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि उसका क्योर नहीं होता है। अब HIV की ही बात कर लीजिए, अगर प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इंडल्ज है पेशेंट, तो दे माइट गेट दिस डिजीज़ एंड राइट नाउ देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर इट, एंड it is a very deadly disease, so उसकी अवेयरनेस होना भी यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। सो मैम, कैंसरस सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे कई बार यूट्रस हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, सर्वाइकल कैंसर्स, और जैसे HPV वैक्सीन के बारे में लोगों को नहीं पता, तो आई वुड वांट यू टू टेल दैट। यस, सो सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया, और ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी सारे कैंसर्स अचानक हो जाते हैं, वो हम डिटेक्ट करते हैं कि जब वो उनकी स्टेज बढ़ गई है, मगर सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है महिलाओं में जो कि हम कंटिन्यूस स्क्रीनिंग प्रोसेस से इसको बहुत अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसको वैक्सीन के थ्रू भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है 90% ऑफ द टाइम्स, 90 to 99% ऑफ द टाइम्स ये एक वायरस से होता है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और आजकल इसकी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, तो हमें ये अवेयरनेस और एजुकेशन फीमेल्स में देनी चाहिए कि ये वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो माताएं जिनकी बच्चियां हैं जो कि 9 years एंड अबव एज की हैं, तो उनको ये HPV वैक्सीन अगर वो लगवा देंगे तो उनमें ये फ्यूचर रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जिनको HPV वैक्सीन नहीं भी लगी है, जैसे जो फीमेल्स हैं जो 40s और 45 एज ग्रुप की हैं, तो उनमें एक पैप्समेयर करके टेस्ट होता है, जिसके करने से हम ये कंडीशन को बहुत अर्ली ही डिटेक्ट कर सकते हैं, वो चेंजेस, और उसे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट द्वारा उसको रोक भी सकते हैं। तो HPV वैक्सीन का अवेयरनेस इज़ वेरी मच नेसेसरी इन यंग गर्ल्स, तो ये हमें ज़रूर से ये अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। वंडरफुल। मैम, हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं। एक रेगुलर लेवल पे, डेली बेसिस पे कैसे हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी, हाउ टू मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन? सो हाइजीन के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरियाज भी आपकी स्किन पे, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं, जिसको मेंटेन करना ज़रूरी है। सो हाइजीन से पहले मैं ओवर हाइजीन की बात करूंगी। तो ये शायद पहली बार, मतलब आई थिंक आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, सो ओवर हाइजीन, क्योंकि हाइजीन इतना इश्यू हो जाता है कि ओवर हाइजीन पे बात आ जाती है, तब वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ओवर हाइजीन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग डेटॉल सोल्यूशन, सेवलॉन सोल्यूशन एंड ऑल द काइंड ऑफ वॉशेस विच आर कमिंग अप इन द न्यूज़ चैनल्स, एड्स में भी आते हैं कि वी वॉश यूज़ करो, एंटी वॉश यूज़ करो। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लोगों को लगता है कि हम डेटॉल सोप यूज़ कर रहे हैं या डेटॉल के पानी से नहा रहे हैं या उससे हम क्लीनलीनेस रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हेल्दी बैक्टीरियाज आपकी स्किन पर और आपके प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आप फिर एबनॉर्मल फंगल इन्फेक्शंस, एबनॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हाइजीन के लिए जो सबसे जो समय होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल टाइम में। तो मेंस्ट्रुअल टाइम में यस, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ऐसे होनी चाहिए कि टाइमली चेंज ऑफ योर पैड्स, या अगर आप कप्स यूज़ कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स, आजकल सिलिकॉन कप्स अवेलेबल है जो यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रॉपर क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। आपको डेली बाथ लेना चाहिए। अब ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ अ टैबू इन आवर कंट्री। तो कई घरों में ये बोला जाता है कि इनको अलग बिठा दो, इनको छूना नहीं है, और नहाना नहीं, नहाने से और ब्लड लॉस बढ़ेगा, बाल नहीं धोने। तो दीज आर ऑल, एवरीथिंग इज मिथ और अ टैबू, एंड इट शुड बी send this message should be sent through this educational video कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम इज
वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको रोज़ नहाना है, आपको कपड़े चेंज करने हैं, आपको पैड्स टाइमली एवरी 4 to 5 आवर्स आपको अपने पैड चेंज करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की ब्लीडिंग कितना है। कई लोग एक ही पैड को सुबह से रात तक लगा रखते हैं क्योंकि नहीं, क्योंकि सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, मगर ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। कई लोग गंदे कपड़े यूज़ करते हैं। रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में कई मैल प्रैक्टिसेस हैं जो कि फॉलो होती है। कुछ कपड़ों में राख भर के उसको एब्जॉर्बेंट एज एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इवन इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि सेप्सिस हो जाती है और पेशेंट की लाइफ तक बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, मेनली इन द रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया। इन अर्बन सेक्टर मोस्टली तो पेशेंट्स दे कम विद ओवर हाइजीन इश्यूज कि हमें बार बार फंगल इन्फेक्शंस हो रहा है, हमें बार बार यूटीआई हो रहा है। जब हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो डेटॉल से नहा रहे हैं रोज़, डेटॉल वो प्राइवेट पार्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है यंग गर्ल्स एंड फीमेल्स। मैम, आपने पैड्स के बारे में बताया, जैसे आपने कहा कि सिलिकॉन कप्स भी अवेलेबल हैं, टैम्पॉन्स भी अवेलेबल हैं आजकल, ऐसी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। सही तरीके से क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कुछ इस बारे में? तो नहीं, दीज आर ऑल मोडालिटीज़, मतलब हम पैड यूज़ कर सकते हैं। यस, सो पैड यूज़ कर सकते हैं, और ये तो बहुत इकोनॉमिक फ्रेंडली, बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है सिलिकॉन का। ओके। तो सिलिकॉन का यूसेज तो इज़ एडवाइजेबल, हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो कुछ जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा हेजिटेंट रहती है टू यूज़ दिस कप, बट वो भी ये यूज़ कर सकती है। इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस। उनको हम बताते हैं कि इसको कैसे प्लेस करना है, इसको स्टरलाइज कैसे करना है, एंड इट इज़ वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। तो आजकल तो हम इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल कप्स आप वेरी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। मैम, हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बात करी, पीसीओडी के बारे में बात करी। मेनोपॉज भी एक ऐसा फेज होता है जो फीमेल की लाइफ में आता है इन देयर लेटर एजेस। मेनोपॉज में भी बहुत से चेंजेस होते हैं, जैसे वॉइस का चेंज होना एंड हार्मोनल चेंजेस। सो उस बारे में प्लीज़ कुछ अवेयरनेस। सो मेनोपॉज इज़ अगेन अ ट्रांजिशनल कंडीशन इन वुमेन्स लाइफ। तो जैसे प्यूबर्टी आती है और वो जो ट्रांजिशंस होते हैं बॉडी में, वैसे ही जब मेनोपॉज आ रहा होता है तब सबसे पहले जो आता है वो मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन। तो बहुत सारे डिप्रेसिव इलनेसेस में भी हम देखते हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, डिप्रेशन हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं है, अब हमारी लाइफ एंड हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लगता सब कुछ अच्छा होने के बावजूद। फिर हॉट फ्लशेस होते हैं। हॉट फ्लशेस मतलब कि एकदम से अचानक पसीना लगना, एकदम से गर्मी महसूस करना। उसके अलावा उनकी अपीयरेंस को लेके वो काफ़ी हो जाते हैं कि सैगिंग ब्रेस्ट और सैगिंग ये रिंकल्स का अपीयर होना, बाल झड़ना। तो ये सब इश्यूज़ मीनोपॉज में देखने को मिलते हैं। बाकी जो मीनोपॉजल जो एक समस्या है जिसके बारे में महिलाएं बहुत कम और बहुत शाय होती हैं डिस्कस करने के लिए, वो है यूरिनरी लीकेज की समस्या। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जिसको हम कहते हैं। तो जैसे कि छींकने पर या कोई भारी सामान उठाने पर कभी कभार फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन लीक हो जाती है पैंटी में। कभी कभी ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि महिलाओं को डायपर्स और ऐसे मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, और फिर वो सोशली कट ऑफ होने लगती हैं। वो एम्बैरसिंग फील करती हैं कि जहाँ कोई किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने से बचती हैं। तो ये समस्याओं से फिर वो और डिप्रेशन में जाती हैं। तो मेनोपॉजल समस्याओं को भी जब ऐसी कुछ समस्या अगर आपके पास आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये समस्या अर्ली लेवल पे है तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या जो बहुत महिला इग्नोर करती है, एक प्रकार का टैबू है। तो वो भी एक महिलाओं को इसके बारे में भी अवेयर होना ज़रूरी है कि ये कंडीशन भी ट्रीटेबल है, और अगर आप सही समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे तो ये समस्या काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। ओके मैम, हमने जैसे पूरे मेंटल हेल्थ की भी बात करी। मेंटल हेल्थ का बहुत असर पड़ता है खास करके फीमेल्स पे, क्योंकि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं फुल ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ। आप कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स बताना चाहेंगे जिससे हर फेज में हम इजीली निकल पाए? जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आई हैव सीन पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट हेल्दी तरीके से, मेनोपॉज में भी जैसे माय ओन मदर हैज़ गॉन थ्रू इट वेरी वेल। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं क्या लाइफस्टाइल में जो आपको रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके हार्मोन्स एक अच्छी लेवल पे मेंटेन रहें? सो भगवान ने विमेन को ब्लेस किया है फॉर रिप्रोडक्शन। शी हैज़ दिस पावर टू रिप्रोड्यूस, एंड
बच्चों को पैदा करना और उनको बड़ा करना, तो ये इसलिए, और ये जो हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज में ही देखने को मिलते हैं। तो जब आप प्यूबर्टी अचीव करते हो तब भी ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आप जैसे अचानक आप चाइल्डहुड से एकदम एडोलेसेंट में जब जाते हो तो उस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस वक्त भी बच्चों में डिप्रेसिव इलनेस और ये सब देखने को मिलता है। तो उस वक्त भी, और फिर ये जो ट्रांजिशन मीनोपॉज के समय, तो वो जो हार्मोनल रोलर कोस्टर से आप पूरे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में गुजरते हो और वो सडनली जब हार्मोन्स लो होते हैं तो आप एकदम से लो फील करने लगते हैं और उसकी वजह से कुछ बॉडीली चेंजेस, ओबेसिटी और स्किन चेंजेस, इन सब से भी आप परेशान होने लगते हैं। तो उसको सबसे पहले तो ये मानना ज़रूरी है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी आपको नहीं हो गई है। तो उसको डील करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपको यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक अगर आप किसी भी एक्सरसाइज में इंडल्ज हैं, कोई वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो डांसिंग क्लासेस, जुम्बा क्लासेस और योगा, वट एवर यू लाइक, तो एक ऐसा कुछ आपको 1 घंटे का समय अपने लिए निकालना चाहिए जिससे कि आप ये सब इश्यूज से अच्छे से डील कर पाएँ। क्योंकि जब ये आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं उसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे रेजिस्टेंट केसेस जिसमें कि बिल्कुल हार्मोनल लो होने की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तब कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम मेनोपॉज में एडवाइस करते हैं। ओके। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक्सरसाइज और अपनी डाइट को हम अपनी हेल्थ और अपनी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अगर हम उसको बदलते जाएं तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत इजीली आप ओवरकम कर सकते हैं। मैम, फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन देखा गया है, और खास करके वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाना। तो ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स या ऐसे कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो रेगुलरली फीमेल्स को लेनी चाहिए? सो आयरन डिफिशिएंसी तो बहुत कॉमन है इंडिया में। आयरन डिफिशिएंसी इसलिए भी होती है कि कई बार महिलाएं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस को निगलेक्ट कर रही होती हैं। उनको हेवी फ्लो हो रहा होता है मगर उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी बॉडी तो क्लीन हो रही है, सब गंदा खून निकल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा गंदा खून करके कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग गंदा इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ब्लड लॉस है वो कितना आइडियली होना चाहिए वो महिलाओं को पता नहीं होता। तो 80 ml ब्लड लॉस इज दी कट ऑफ रेंज। सो एनीथिंग बिटवीन 30 to 80 ml लॉस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। तो अगर 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको 3-4 पैड 3-4 दिन तक आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो दैट इज़ मोर देन 80 ml। तो उसको महिलाएं ऐसे नॉर्मल लेती हैं। तो वो अनीमिया से, मतलब 90% ऑफ द वीमेन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। तो उसमें हम फिर आयरन सप्लीमेंट्स का एडवाइस करते हैं। तो आयरन सप्लीमेंट्स स्टार्ट्स एट होम। तो आप अपने घरेलू उपाय के द्वारा भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ करें, अपनी सब्जियां अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं। साथ में कुछ महिलाएं जो है खट्टा नहीं खाती हैं। खट्टा खाएंगे तो हमारा गला ये हो जाएगा, हमें इन्फेक्शंस होने लगेंगे, खट्टा खाने से हम मोटे होने लगते हैं। तो ये सारे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आयरन आपकी हीमोग्लोबिन बनने के लिए, आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक खट्टा फल रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और यही जैसे मैंने बताया हरी सब्जियां और लोहे के बर्तनों में अगर आप अपना खाना बनाएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी आयरन डेफिशिएंसी। गुड़ यूज़ करेंगे, शक्कर की जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इससे आप अपनी आयरन और हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मगर इसके अलावा फिर सप्लीमेंट्स हम उन केसेस में देते हैं जिनमें कि सही में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है, जिनका हीमोग्लोबिन 9 से कम है। तो उन केसेस में फिर हम आयरन की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं। आजकल तो अनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो प्रेगनेंसीज में ये फ्री में हम आयरन टैबलेट्स अवेलेबल हैं आजकल हर जगह, तो वो महिलाएं ले सकती हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसीज भी अगेन इट इज़ रिलेटेड टू डाइट। कुछ महिलाएं दूध नहीं लेती हैं, दही नहीं लेती हैं, तो ये सब भी उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। साथ में विटामिन डी, तो आजकल विटामिन डी की कमी भी बहुत हो रही है। तो ये सिर्फ घरेलू महिलाओं को नहीं, जो ऑफिस गोइंग जो एजुकेटेड महिलाएं हैं उनमें भी देखने को मिलती है। बिकॉज दे आर सिटिंग इनसाइड द ऑफिस ऑल द टाइम, दे आर नॉट एक्सपोज टू सन। तो सन रेज का एक्सपोजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से विटामिन डी लेवल बढ़ता है।
और फिर आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम एंड विटामिन डी आर इंटर रिलेटेड। तो जब भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन डी लेवल्स भी चेक करते हैं ताकि कैल्शियम बराबर बोन्स में पहुंचे। तो हाँ, आयरन और कैल्शियम डिफिशिएंसीज महिलाओं में बिकॉज ऑफ लेस इन अवेयरनेस बहुत कॉमन है और वो टाइमली डील होनी चाहिए। सो मैम, आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। यस यस। नाइस। सो मैम, जैसे आपने मिल्क प्रोडक्ट्स बोला, दूध बोला, जैसे पीसीओडी में आई हैव सीन सम डॉक्टर्स से टू अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध नहीं पीना है, तो नहीं, आप क्या सजेस्ट सो यूजुअली मिल्क विच इज़ फुल क्रीम मिल्क, तो वो फुल क्रीम मिल्क आप अवॉइड करिए। उसमें से जो मलाई बन रही है उसको हटा के जो टोन्ड है मिल्क उसको लेंगे तो फिर वो अफेक्ट नहीं करेगी। तो मिल्क का इंटेक तो गर्ल्स में बहुत ज़रूरी है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म लाइक दही और पनीर, चीज़, तो एक मॉडरेट अमाउंट में आप वो ले सकते हैं। यस, किसी चीज़ का भी एक्सेसिव यूज इज़ ऑलवेज हार्मफुल, पर अगर एक मॉडरेशन में आप लेते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं करता। मैम, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग विटामिन डी की कमी से भी डिप्रेसिव थॉट्स और मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। Yes, so vitamin D nowadays is interrelated to many problems. उसमें डिप्रेशन हो गया, इनफर्टिलिटी में भी, ग्रोथ और बोन्स का वीकनेस और दर्द हमेशा रहना बॉडी में, ये सब तो समस्याएं हैं। तो विटामिन डी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज अगेन। तो मैं फिर से इंसिस्ट उसी पे करना चाहूँगी कि आप एक्सरसाइज करिए, आप कुछ देर अपने सनलाइट में गुजारिए, वॉक पे जाइए सन में, तो वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो जाता है उतना। तो उसमें फिर एक्स्ट्रा हमको ये सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो मैम, अगेन मेंटल हेल्थ पे हम बात करेंगे। हर चीज़ में मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट हो चुकी है। मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सब कोई ना कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो के गुजर रहे हैं, और खास करके फीमेल्स, क्योंकि डेली बेसिस पे हर मंथ उनको मेंस्ट्रुएशन के चक्कर में हार्मोन्स का अप डाउन होना और मूड स्विंग्स होना। इस पे आप क्या व्यू देना चाहते हैं, खास करके मेल पार्टनर्स जो हैं उनके लिए भी कुछ अवेयरनेस? यस, तो मेल पार्टनर और फैमिली मेम्बर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इन वीमेन। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है। आजकल महिलाएं जो हर फील्ड में आगे हैं, तो अपने जॉब के अलावा वो घर में भी उनको उतना ही ध्यान देना है, बच्चों के लिए भी उनको उतना ही टाइम निकालना है, और बाकी जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनके लिए भी वो ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। तो जब इतनी सारी लाइबिलिटीज़ जब किसी महिला पर होती है तो ऑब्वियसली उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी किसी न किसी लेवल पे। तो इसमें हम ज़रूर यहाँ पर अपने मेल्स हैं घर में, नॉट नेसेसरली कि वो हस्बैंड ही हो, तो या तो फादर या ब्रदर, किसी भी मेल को उस कंडीशन में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो महिलाओं की बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इतने चेंजेस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लबाइल होती हैं किसी भी चेंज के लिए। तो इसमें जब आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो आप बहुत अच्छे से उस जैसे कोई समस्या है उससे अच्छे से डील कर पाएंगी। कई बार देखा गया कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हो, आप फिर अपने जॉब पे भी बेकार कर रहे होते हो, आप अपने घर पे बच्चों पे भी अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कोहेसिव और एक टीम वर्क होना चाहिए, तो जिसमें कि मेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मेल्स को समझना चाहिए कि ये जो मूड स्विंग्स हैं ये नॉर्मल है फीमेल्स में। तो कई बार तो ये मतलब फैमिली अब्यूज़ तक और मतलब फिजिकल अब्यूज़ तक भी बात आ जाती है कि कभी कोई फीमेल चिड़चिड़ी हो रही है तो ये मेल्स को समझना चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ उसका लाइफ है, कि ये चेंजेस महिला को आएंगे और उसमें वो सपोर्ट अगर करेंगे तो एक हेल्दी लाइफ वो आगे प्रोक्योर कर पाएंगे। तो मेल्स का इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, टेंडर लविंग केयर, जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए घर का, वो अगर मेल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। मैम, जैसे मैंने स्टडी किया है कि मून साइकिल से भी एक फ़ीमेल बॉडी पे बहुत इफेक्ट आता है। जैसे जैसे मून अप डाउन होता है वैसे वैसे एक फ़ीमेल के हॉर्मोन्स और एक इमोशंस पे भी इफेक्ट आता है। जैसे अक्सर देखा जाता है अमावस्या पे या पूर्णिमा में लोगों की मूड स्विंग ज़्यादा लेवल पे होते हैं जिनके अंदर वाटर इम्बैलेंस होता है। तो इसके साथ साथ मैम योगा और प्राणायामा के बारे में भी बहुत चर्चा की गई है आयुर्वेदा में। तो
जैसे योग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि योग से एक्चुअल में बॉडी में बहुत हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है? यस, तो योगा तो इंडिया का सबसे पुराना एक तरीका है बीमारियों को दूर करने का। और आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी लोग योगा अपना रहे हैं। तो योगासन और सारे व्यायाम करने से आपका जो हार्मोनल जो बॉडी का लेवल है वो सब नॉर्मल तरीके से चलता है। तो योगा में आप जब आप एक जगह बैठकर आप किसी बारे में सोचते हो, ध्यान लगाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें अपना क्लैरिफाई करते रहते हो। तो ये आपकी जो आप काम कर रहे हैं, घर में कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसको आप बहुत कामली और कूलली टैकल कर पाते हैं। तो योगा और जिसमें कि ध्यान एक लगाना ज़रूरी है, तो जिसकी वजह से आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये आपको फॉलो करना चाहिए ऑफ कोर्स। तो योगा, प्राणायाम के जो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रहती हैं, क्योंकि ब्रीदिंग इज़ द लाइफ, है ना। तो जो आप हवा अंदर ले रहे हैं, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाती है, और जो आपके हेल्दी लंग्स जो आपके हेल्दी होते हैं, तो वो आपके सेलुलर लेवल पर काम करते हैं। तो क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस वो सेलुलर लेवल पर हो रहा होता है, कई सारे इन्फ्लेमेशंस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस इससे कंट्रोल हो सकते हैं। तो प्राणायाम और हेल्दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी है टू बीइंग हेल्दी। इंटरेस्टिंग मैम। सो आई गेस वी आर एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, और ये काफ़ी वैल्यू एडिशनल पॉडकास्ट रहा मैम। सो आई एम अगेन थैंकफुल कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। एंड एट द एंड मैम, आई वुड वांट यू टू गिव a message to the people who are watching you today. So thank you for calling me here, and through this podcast मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी थॉट्स, ये तीनों आते हैं। तो अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा खाते हैं और व्यायाम करते हैं, तो फिर तो हेल्दी, ये इसी को ही हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो जब भी या अगर आप किसी बीमारी से परेशान भी हैं, तो उसका सही ओपिनियन लीजिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो थिंक पॉजिटिव एंड बी हेल्दी। Thank you so much, ma'am. It was wonderful having you over here. So, ma'am, this was wonderful having you over here. And just a small gesture from Minddale. Thank you Again, so much. thank you so much, ma'am. Thank you. And I really congratulate for the work you are doing. Thank you Healthy so much, soul ma'am. and healthy body, which is a need of the hour. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.